हेलो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सबका एसएससी लैब के इस प्लेटफॉर्म पे मेरे यानी पीयूष उपाध्याय के साथ में। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं। जो भी स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम के हैं या जो भी स्टूडेंट्स अपने आप को इंग्लिश में कमजोर समझते हैं या जिनको इंग्लिश के क्वेश्चंस करने में प्रॉब्लम आती है, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, कैसे आप जीरो लेवल से उसकी तैयारी एकदम एडवांस लेवल तक कर सकते हो जिससे कोई क्वेश्चन आपसे अनअटेम्प्टेड ना जाए या ऐसा ना लगे कि यह क्वेश्चन तो दुनिया से बाहर से आ गया है। आज की वीडियो में हम ये सारी बातें बिल्कुल डिटेल में करने वाले हैं, तो लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि डेली हम ऐसे कॉन्टेक्स्ट लाते रहते हैं जिसमें आपको पता चलता है कि सही तरीका क्या है एग्जाम को क्रैक करने का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज यहां पे शुरू हो रही है सिलेबस के इंट्रोडक्शन से। हम बात करेंगे कि किसी भी एग्जाम को, अगर वो एसएससी लेवल तक का एग्जाम है, तो उसमें क्या क्या चीजें पूछी जा सकती हैं इंग्लिश में और उसकी तैयारी करने की क्या क्या स्ट्रेटजीज हो सकती हैं। एक बच्चा जो एग्जाम क्वालिफाई कर पा रहा है और दूसरा बच्चा जो एग्जाम नहीं क्वालिफाई कर पा रहा है, उनमें क्या डिफरेंस होता है। जो क्वालिफाई कर पाया है, क्या हमेशा वो बच्चा एक अच्छे बैकग्राउंड से आता है? यह बात कहना सरासर गलत होगा दोस्त। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से आते हैं, जिनकी इंग्लिश कमजोर होती है, लेकिन फिर भी वो मेहनत करके, सही दिशा में मेहनत करके वो इंग्लिश में अच्छे मार्क्स स्कोर कर लेते हैं। तो आज की वीडियो में हम जो बातें करेंगे वो इसी चीज पे होगी कि आपकी इंग्लिश भले ही कमजोर हो, लेकिन इस वीडियो के खत्म होने के बाद आपको यह समझ आ जाएगा कि मेरा असली रास्ता क्या होना चाहिए अंग्रेजी को ठीक करने के लिए। तो चलिए सबसे पहली शुरुआत हम करते हैं कि इंग्लिश आप जब भी एग्जाम में देखोगे आपको कितने टाइप के सवाल या कौन सी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो अगर हम बात करें बेटा इंग्लिश वाले सेक्शन की, तो आपके पास में 3 सेक्शंस फिर से बढ़ जाते हैं। अंग्रेजी जब भी कभी एग्जाम में पूछी जाती है, या तो इंग्लिश में ग्रामर के सवाल आपसे पूछे जाएंगे, या तो आपसे वोकैबुलरी पूछी जाएगी जिसको शब्द भी कहा जाता है, और या तो आपसे कॉम्प्रिहेंशन के सवाल पूछे जाएंगे। अब इसमें या तो मैंने इसलिए यूज किया है क्योंकि कई बार हो सकता है जैसे ग्रामर के 12 चैप्टर हैं तो किसी 2-3 चैप्टर या 4 चैप्टर से सवाल पूछा ही ना जाए, सिर्फ 8 चैप्टर से ही सवाल पूछा जाए। कभी हो सकता है आपसे इन 7 में से सिर्फ 5 ही चीजें पूछी जाएं, और कभी हो सकता है इस कॉम्प्रिहेंशन में जो 3 चीजें हैं इनमें से सिर्फ 2 चीजें ही आ जाएं। अब देखिए आएगा तो इनमें से ही, लेकिन एग्जामिनर क्या सेलेक्ट करता है वो एग्जामिनर के ऊपर है। चलिए थोड़ा सा और डिटेल में बात करते हैं। अब हमने बात किया कि ग्रामर में हमारे पास में 12 चैप्टर हैं। शुरुआत कर सकते हैं नाउन से, फिर बात करेंगे आर्टिकल, फिर प्रोनाउंस, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, टेंसेस, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट। इतने तरह के चैप्टर्स आपके पास हैं जिन पे बेस सवाल एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। ठीक है, फिर आता है वोकैबुलरी, यानी शब्दों का जो भंडार होता है उसको वोकैबुलरी कहते हैं। इसमें आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं सिनोनिम के, यानी सेम मीनिंग वाले वर्ड्स, फिर एंटोनिम्स यानी उल्टा मीनिंग बताने वाले वर्ड्स। स्पेलिंग की गलतियां कई सारे एग्जाम में पूछी जाती हैं, बहुत सारे एग्जाम में नहीं पूछी जाती हैं। होमोफोन का मतलब होता है एक जैसी आवाज हो 2 वर्ड्स की, लेकिन उनका मीनिंग अलग अलग हो। जैसे मैं बोलूं एक्सेप्ट, तो इसकी 2 स्पेलिंग है। पहली स्पेलिंग है ACCEPT और दूसरी स्पेलिंग है EXCEPT। अब दोनों को ही मैं एक्सेप्ट पढ़ूंगा, लेकिन इसका मतलब है किसी चीज को स्वीकार कर लेना और इसका मतलब होता है अलावा। यानी ये दोनों वर्ड्स बोलने में तो एक जैसे हैं, लेकिन इनका मीनिंग क्या है? इनका मीनिंग बिल्कुल अलग है। ऐसे वर्ड्स को होमोफोन्स कहते हैं। फिर आता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, बहुत सारे एक लंबा सा स्टेटमेंट जिसको एक शब्द में कह सकते हैं। जैसे अ पर्सन हु डज गुड फॉर ह्यूमंस, कौन हो जाएगा? फिलैंथ्रोपिस्ट या एल्ट्रुइस्ट कहते हैं। ऐसे फिर आते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस, जिनको हिंदी में लोकोक्तियां या मुहावरे कहा जाता है। जैसे मैं बोलूं कि 2 लड़के हैं, कभी वो दोस्त हुआ करते थे, बट नाउ दे आर एट डैगर्स ड्रॉन, यानी अब दोनों दुश्मन हैं। तो एट डैगर्स ड्रॉन एक इडियम है जिसका मतलब होता है दुश्मनी होना या दुश्मन होना। फिर आगे बात करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स की। ये आप जानते होंगे, एक सेंटेंस होता है जिसमें एक शब्द गायब होता है, आपको उस शब्द को भरने के लिए 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं, जो सही लगे वो आपको भरना होता है।
फिर कॉम्प्रिहेंशन में रीअरेंजमेंट आता है, जिसको बहुत सारे स्टूडेंट्स PQRS के नाम से भी जानते हैं। अनसीन पैसेज में एक आपको पैसेज दिया होगा जिस पे बेस्ड आपसे 4-5 सवाल पूछे जाएंगे। क्लोज टेस्ट का मतलब होता है एक पैसेज में से कई सारे शब्द निकाल दिए हैं और हर ब्लैंक के लिए आपको 4 ऑप्शन दे दिए, आप बताइए इसमें कौन सा हम भर सकते हैं। यह कुल मिला के एक सिलेबस है। इंग्लिश में इतने ही तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। अब बात करते हैं थोड़ा सा और डिटेल में, तैयारी की तरफ थोड़ा सा चलते हैं। तो अगर बात करी जाए बेटा ग्रामर की, ये वाला जो ग्रामर पोर्शन है, इससे 3 तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। ये ग्रामर से पहला तरीके का सवाल आपसे पूछा जाता है स्पॉटिंग एरर्स का। पहला आपसे सवाल पूछा जाएगा स्पॉटिंग एरर्स का। दूसरा तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है सेंटेंस इंप्रूवमेंट का। फिर आपसे पूछा जा सकता है सेंटेंस इंप्रूवमेंट का सवाल। फिर आपसे पूछा जा सकता है फिल इन द ब्लैंक का सवाल, जिसको फिलर्स भी कहते हैं। यानी ग्रामर से 3 तरह के सवाल आपके लिए बनके तैयार होंगे। वोकैबुलरी से कैसे क्वेश्चन बनेंगे ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है, और कॉम्प्रिहेंशन वाले सेक्शन से कैसे क्वेश्चन बनेंगे वो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। अब बात करते हैं, देखिए इनकी अगर तैयारी करनी है तो सीधा सीधा हिसाब यही है कि आप हर एक चैप्टर को पढ़िए। हर एक चैप्टर पढ़ने के बाद इस पे बेस्ड पहले तो आप क्वेश्चन लगाइए, इस पे बेस्ड आप क्वेश्चंस लगाइए। क्वेश्चंस होने चाहिए स्पॉटिंग एरर के, क्वेश्चन होने चाहिए सेंटेंस इंप्रूवमेंट के, और क्वेश्चन होने चाहिए फिलर्स के। ये खत्म होने के बाद में आप इस चैप्टर पे बेस्ड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं इनको लगाइए। ये सब कंठस्थ करने के बाद तब आप नेक्स्ट चैप्टर में बढ़िए। अब बात यह है कि जैसे नाउन लगा लिया, आर्टिकल लगा लिया, प्रोनाउन लगा लिया, मैंने 3 चैप्टर में ये सब कर लिया। अब कोशिश करिए कि इन तीनों चैप्टर के मिक्स्ड सवाल लगाइए। जैसे आपने नाउन का चैप्टर का सवाल लगाया, आपको पता है नाउन की गलती होगी, लेकिन जब आप 4-5 चैप्टर को मिक्स कर दोगे तब दिमाग थोड़ा ज्यादा खर्चा होगा कि अब मुझे पता लगाना है, मुझे ये नहीं पता कि किस चीज की गलती है, तो दिमाग हर दिशा में चलेगा। क्या प्रोनाउन की गलती है, क्या नाउन की गलती है, आर्टिकल तो सही लगा है ना, क्या प्रेपोजिशन सही तरीके से यूज किया गया है, ये सारी चीजों पे हमारा दिमाग फिर चलने लगता है। और यही चीज चाहिए आपको एक सही दिमाग को सही दिशा में चलाने के लिए। फिर बात आगे बढ़े तो ये सारे चैप्टर्स जब खत्म हो जाएं उसके बाद में आपको लगाना चाहिए मिक्स्ड क्वेश्चंस। पहले तो मिक्स्ड क्वेश्चंस लगाने चाहिए, उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस लगाना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि पिछले 8 से 10 साल के जो भी पेपर में सवाल आए हैं वो कम से कम आप लगा लें, जैसे आपको पता रहे कि जो पैटर्न चेंज हो रहा है उस हिसाब से भी मुझे किस तरीके से तैयारी अपनी रखनी चाहिए। अब अगर हम बात करें तो ये ग्रामर का पोर्शन इस तरीके से पूरा किया जा सकता है। अब आप कहोगे कि सर इतने सवाल कहां हैं? मान लीजिए मुझे नाउन की तैयारी करनी है तो कम से कम मुझे बेटा 100 से 150 सवाल लगाना पड़ेगा। उसके बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी मुझे 40-50 सवाल मिल जाएंगे। अगर मैं इतने सालों को देखूंगा तो 40-50 मिल जाएंगे। लेकिन सर इतने सवाल हर चैप्टर के हैं कहां, मिलेंगे कहां? उसके बाद फिर आपको मिक्स्ड में भी नाउन के सवाल चाहिए होंगे, तो कहां मिलेंगे, कैसे हम इस चीज को करें, इस पे बात अभी थोड़ी देर बात की जाएगी। पहली तैयारी आपकी इसकी हो गई है। अब बात करें वोकैबुलरी की। जितने भी वोकैबुलरी के पार्ट हैं, चाहे वो सिनोनिम हो, चाहे वो एंटोनिम हो, चाहे वो होमोफोन हो, चाहे वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो, हम फिलहाल बेटा बात कर रहे हैं इन 4 सेक्शंस की। किसकी? सिनोनिम, एंटोनिम, होमोफोन और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये 4 चीजें आपको सिर्फ किसी भी वर्ड का मीनिंग याद करके ये सारी चीजें हो जाएंगी। देखो कैसे, जैसे मान लो मैंने एक वर्ड याद किया, जैसे एक मैंने वर्ड याद किया करेक्ट। अगर मैंने एक वर्ड याद किया करेक्ट, अब करेक्ट का अगर मुझे मीनिंग मालूम है तो इसी जैसा मीनिंग एक और मैं ढूंढ सकता हूं, तो मेरा सिनोनिम तैयार हो गया। अगर मुझे करेक्ट का मीनिंग पता है तो इसका उल्टा जो भी वर्ड होगा वो इसका एंटोनिम बन जाएगा, मेरा एंटोनिम तैयार हो गया। अगर मुझे करेक्ट का मीनिंग पता है तो मैं इसी के जैसा जो दिखने वाला वर्ड है, जो इसके जैसा साउंड करेगा वर्ड, उसका मीनिंग में इससे हटके जो भी ऑप्शन होगा उसको लगा दूंगा। अगर मुझे करेक्ट का मीनिंग पता है तो एक सेंटेंस अगर मेरे सामने आ जाए जिसका मीनिंग निकलेगा करेक्ट, तो मैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी इसका कर दूंगा। यानी कुल मिला के हमको क्या करना है, शब्दों का मीनिंग याद करना है बेटा। यह सिर्फ गुमराह करने के लिए होता है कि हमने सिनोनिम अलग से पढ़ लिया, एंटोनिम हमने अलग से पढ़ लिया, हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अलग से पढ़ लिया, हमने होमोफोन्स अलग से पढ़ लिया। कुल मिला के अगर आप ध्यान से समझोगे तो ये सारी चीजें सिर्फ शब्द के अर्थ ही तो सीखने होते हैं। अगर सीख लिया तो ये सब कुछ तैयार हो गया है। और सवाल तो अलग अलग तरह से ही आएगा, लेकिन हमको तैयारी तो इस हिसाब से करनी है, ठीक है।
फिर आते हैं हमारे पास में स्पेलिंग के क्वेश्चंस आते हैं, ये कुछ एग्जाम में ही आते हैं, इसलिए आप जो भी शब्द पढ़ें उसकी स्पेलिंग आप थोड़ा सा ध्यान से देखते जाएं। यही एक तरीका है स्पेलिंग्स को याद करने का। रूल्स कितने भी लगा लीजिए, कुछ वर्ड में अलग अलग रूल्स चल जाते हैं, इसलिए जब भी आप पढ़ें शब्दों की स्पेलिंग को ध्यान से देखें। फिर आता है ईडियम्स एंड फ्रेजेस। अब ईडियम फ्रेजेस में हमेशा कुछ टेढ़े मेढ़े शब्द लिखे होते हैं, इनका रेफरेंस अगर आपको मालूम चल जाए कि अच्छा ये तो इस तरीके से है, ये तो इस तरीके से है, तब आपको वो याद करना बहुत आसान हो जाएगा। अभी हम इसकी बात भी करते हैं। फिर फिल इन द ब्लैंक्स, जितना अच्छा ग्रामर होगा और जितने सारे शब्द आपको याद होंगे उतने अच्छे से आप फिल इन द ब्लैंक्स के सवाल को कर सकते हैं। बाकी बात रही रीअरेंजमेंट की, अनसीन पैसेज की और क्लोज टेस्ट की, तो ये सारी चीजें बेटा रीडिंग से दिन पर दिन इंप्रूव होती जाती हैं। ये तीन चीजें आपको कोई सिखा नहीं सकता है। इसमें आप जितने भी रूल लगाना चाहो नहीं लगेगा जब तक आप रीडिंग नहीं करोगे, और रीडिंग बहुत ज्यादा नहीं करनी है। अगर एक पन्ना भी रोज रीडिंग कर रहे हो तो ये चीज रोज 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 थोड़ा थोड़ा पॉलिश होती जाएगी और कुछ टाइम के बाद ये चीज बढ़िया हो जाएगी। इसका सिर्फ एक ही तरीका है, तो आपको रीडिंग एक पेज अपनी रखनी है, बस इतना सफिशिएंट है आपके लिए। बाकी इसमें वोकैबुलरी में हम कैसे कैसे याद कर सकते हैं, मैं आपको कैसे याद कराऊंगा, चलिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग तरीका समझते हैं। देखिए बेटा, वोकैबुलरी को हम याद करने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि हम तीन तरीके से वोकैबुलरी को याद कर सकते हैं। इसमें से मेरा पहला तरीका है जिसको हम निमोनिक्स बोलते हैं। निमोनिक्स का मतलब यह होता है कि जो भी यहां पे वर्ड लिखा है इसको मैं कुछ पार्ट्स में तोड़ दूंगा। जब मैं इसको तोड़ूंगा तो मेरे पास एक सेंटेंस बन जाएगा इसको तोड़ने के बाद जो बचे हुए शब्द हैं उनसे। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पे देखा, यहां पे सर कौन लिखा है, मैंने कहा ठीक है आपको यहां पे कौन दिख रहा है। फिर DIGN से मैं देख सकता हूं कि सर ये दिन जैसा लग रहा है। आपने कहा हाँ सर दिन जैसा लग रहा है। मैंने कहा अगर मुझे ये वर्ड याद करना है कॉन्डाइन, अब मैंने इसको तोड़ लिया, ये कौन भी दिख रहा है और दिन भी दिख रहा है। मैंने एक स्टेटमेंट सोचा, मैंने कहा कौन सा दिन सूटेबल रहेगा। जैसे आजकल के घरों में क्या होता है, मतलब हमेशा इंडियन के घर में क्या होता है कि हर काम करने के लिए एक सही दिन देखा जाता है ना। तो हम कह सकते हैं कौन सा दिन सही रहेगा ये काम करने के लिए। ऐसे तो मम्मी पापा बोलते हैं। सो कॉन्डाइन का मतलब होता है सही दिन होना या कोई भी चीज सही होना, सूटेबल होना, बढ़िया होना, ये सारे इसके मीनिंग होते हैं। तो मुझे कॉन्डाइन का मीनिंग क्या याद हो गया बेटा, सूटेबल याद हो गया। अब आप देख रहे हैं मैंने किया क्या था, इस वर्ड को मैंने ब्रेक कर दिया और इससे मुझे एक अपना मीनिंग मिल गया। फिर रूट वर्ड्स की बात करें। रूट वर्ड्स में एक लैटिन का वर्ड है ग्राफीन, जिसको इंग्लिश में सिर्फ ग्राफ की तरह लिया जाता है, GRAPH। इससे मुझे यह पता चलता है कि इंग्लिश में जब भी किसी वर्ड में ग्राफ आएगा उसका मतलब लिखना होगा। जैसे ज्योग्राफी है, देखो इसका मतलब क्या होता है, टू राइट यानी लिखना। पहला वर्ड लेते हैं ज्योग्राफी, फिर आता है बायोग्राफी, फिर आता है बायोग्राफी, फिर आएगा सीज्मोग्राफी, फिर आएगा सीज्मोग्राफी, सीज्मोग्राफी, फिर आएगा ग्राफोलॉजिस्ट, फिर आएगा ग्राफोलॉजिस्ट, ग्राफोलॉजिस्ट हो गया। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स है बेटा। ऑटोबायोग्राफी है, उसके बाद में आप कार्टोग्राफी बोल सकते हो, कार्टोग्राफर बोल सकते हो, लेक्सिकोग्राफर बोल सकते हो, बहुत सारे वर्ड्स हैं, है ना। तो भाई हम फिलहाल यहाँ पे थोड़ी सी जगह की कमी इसलिए इन वर्ड्स को देखते हैं। देखो इसमें ग्राफी लिखा है, सब में ग्राफी है, यानी ग्राफी का मतलब लिखना हो गया। तो यानी जितने भी ये वर्ड्स हैं इन सब का मतलब कहीं ना कहीं लिखावट से होगा। चलो समझते हैं। जियो का मतलब होता है अर्थ और ग्राफी मतलब लिखावट, यानी अर्थ पे आप जब देखोगे जो भी चीजें आपको दिख रही उनके बारे में जो भी चीजें बनी हो या लिखी गई हो वो सब ज्योग्राफी है। जैसे अर्थ में आपको क्या मिलेगा, माउंटेन मिलेंगे, रिवर्स मिलेंगी, कॉन्टिनेंट्स मिलेंगे, लैंड मासेस मिलेंगे, ये सब कहां लिखा होता है, ज्योग्राफी में। फिर आएगा बायोग्राफी, बायो का मतलब लाइफ होता है, तो लाइफ के बारे में किसी के लिखना बायोग्राफी, अगर वो चीज आप खुद लिख रहे हो तो ऑटोबायोग्राफी। फिर आता है सीज्मोग्राफी, सीज्मिक का मतलब होता है अर्थक्वेक, तो अर्थक्वेक के डेटा चार्ट्स को बनाना सीज्मोग्राफी होता है। ग्राफोलॉजिस्ट कौन होता है, ग्राफ का मतलब होता है राइटिंग,
ऐसा कोई जो राइटिंग को पहचानता है, राइटिंग मैच करता है, सिग्नेचर डुप्लीकेट है कि असली है, ये चीज पहचानता है, इसको ग्राफोलॉजिस्ट कहते हैं। आप देख रहे हैं कैसे हमने एक वर्ड ग्राफ को लेके कई सारे वर्ड्स बनाए हैं, और ग्राफ अपने आप में एक इंग्लिश का वर्ड है, जिसका मतलब होता है ग्राफ पेपर क्यों यूज करते हैं, कोई ना कोई चीज ड्रॉ करने के लिए, चार्ट ड्रॉ करने के लिए, स्टैटिस्टिक्स ड्रॉ करने के लिए। तो ग्राफ खुद ही राइटिंग का ही एक वर्ड है। तो ग्राफ जिस भी वर्ड में आएगा वो सारी चीजें क्या होंगी, लिखने वाला मीनिंग देंगी। तो दूसरा ये तरीका है जिससे मैं सोचता हूं कि वोकैबुलरी अच्छे से याद हो सकती है। तीसरा तरीका है बेटा क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी का मतलब है वर्ड्स ना हमेशा इसी तरीके से नहीं आए हैं, वर्ड्स को अलग अलग हिसाब से लाया गया है। तो वो अलग अलग हिसाब किताब को थोड़ा बहुत समझते हैं। बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं, फिलहाल हमने 2-3 समझने हैं। देखिए बेटा, यहां पे पहला है जगरनॉट। ये बना है जगन्नाथ से। जगन्नाथ की यात्रा आपको मालूम होगा। वहीं पे एक अंग्रेज आया था, उसने पूछा लोगों से ये क्या है भाई, बहुत भयंकर चीज है ये तो। लोगों ने बताया इसको जगन्नाथ बोलते हैं, जगन्नाथ बोलते हैं। तो जगन्नाथ बोला, अंग्रेज था, उसने कहा जगन्नाथ, उसने जो अपनी भाषा में बोला तो ये जगरनॉट हो गया। तो जगरनॉट उसने एक इंग्लिश का वर्ड बना दिया। इसका डिक्शनरी मीनिंग होता है a heavy force carried by या followed by a lot of people। वही जगन्नाथ वाला रेफरेंस। फिर आता है टक्सीडो। टक्सीडो एक ड्रेस होती है। ये ड्रेस का नाम टक्सीडो इसलिए पड़ा क्योंकि न्यूयॉर्क में एक पार्क है जिस पार्क का नाम है टक्सीडो। वहां पे पहले क्या होता था, जो नया फैशन सबसे लॉन्च होता था तो मॉडल्स उसी कपड़े को पहन के उस पार्क के आसपास घूमा करते थे। तो जिस टाइम ये ड्रेस लॉन्च हुई थी, टक्सीडो जिसको अब हम बोलते हैं, तो उस टाइम जिस आदमी ने देखा था उसने सोचा इस ड्रेस का नाम क्या रखें, तो उसने उस पार्क के नाम पे इस ड्रेस का नाम रख दिया। तब से उस पार्क के नाम पे टक्सीडो ड्रेस का नाम पड़ गया है। फिर आता है प्लायर्स, जो घर में हम एक कैंची जैसा यूज करते हैं ना तार काटने के लिए, जिसको हम हिंदी में पिलास बोलते हैं, वो एक्चुअली में प्लायर्स होता है। ये कॉमनली स्पोकन वर्ड है जो गलत बोला जाता है, पिलास नहीं होता है, इट्स प्लायर्स, इंग्लिश का वर्ड है। फिर है मार्टिनेट। जीन मार्टिनेट नाम का एक बहुत बड़ा कमांडर था अमेरिकन आर्मी में। तो वो क्या करता था, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट था। अगर किसी के जूते कम शाइन कर रहे हैं तो वो तुरंत पनिशमेंट दे देता था कि भाई जाओ, तुम ये दलेल मिल गई है, 20 राउंड लगाओ उसका। तो इतना स्ट्रिक्ट था, इतना डिसिप्लिन था कि उसके चर्चे दूर दूर तक थे। जब वो मर गया तो इसका नाम पूरा तो था जीन मार्टिनेट, लेकिन लोग जीन को भूल गए, पर उसका मार्टिनेट जो नाम का वो था वो लोगों में प्रचलित हो गया। तो तब से लेके अब तक हम मार्टिनेट उस आदमी को बोलते हैं जो बहुत ज्यादा डिसिप्लिन करता रहता है, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रहता है रूल्स को फॉलो करने के लिए। क्या आपको ये क्रिएटिविटी वाले वर्ड्स पसंद आए हैं? अगर पसंद आए हैं तो लाइक बटन को प्रेस करो और फ्रेंड्स के साथ शेयर करो कि भाई इस तरीके से भी हम अंग्रेजी की तैयारी कर सकते हैं। इडियम्स की अगर हम बात करें तो बेटा यहां पे कई सारे इडियम्स लिखे हैं मैंने, बट थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं टाइम को और देखते हैं कैसे हम इडियम्स को समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पे लिखा है एप्पल ऑफ वंस आए और यहां लिखा है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड्स, ठीक है। और एक तीसरा हम ले लेते हैं अ गोल्डन मीन। ये देखो इन तीनों वर्ड्स के, तीनों इडियम के सेम रेफरेंस हैं। कहां से आया है ध्यान से समझो। एथेंस के भगवान ने एक बार एक पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। उस पार्टी में उन्होंने सारे गॉड और गॉडेस को बुलाया था, सारे गॉड और गॉडेस को बुलाया था, लेकिन गॉडेस ऑफ ब्यूटी को बुलाना भूल गए। उन्होंने कहा अरे भाई साहब ये क्या हो गया, हमको नहीं बुलाया। उनको बुरा लग गया। जब पार्टी चल रही थी, गॉडेस ऑफ ब्यूटी ने एक सेब लिया सोने का और उन्होंने उठा के इस पार्टी में फेंक दिया। उस पर लिखा था सबसे सुंदर औरत के पास ये सेब होगा। अब वो सेब ऐसा था जो हर औरत को चाहिए था, सो एप्पल ऑफ वंस आई बन गया, मतलब सबका फेवरेट हो गया वो सेब। सो एप्पल ऑफ वंस आई का मतलब हो गया फेवरेट ऑफ ऑल। अब वो ऐसा सेब था जो सबको चाहिए था, तो उसी सेब की वजह से सब लोग लड़ने लग गए आपस में कि अब ये सेब मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। तो ये एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बन गया, मतलब लड़ाई की एक जड़ बन गया। तो जिसने पार्टी ऑर्गेनाइज की थी उसने कहा भाई एक काम करो, ये सेब मुझे दो, एक कंपटीशन खेलते हैं, जो जीतेगा सेब उसका। इस तरीके से जो होस्ट था पार्टी का, उसने क्या किया, एक बीच का रास्ता निकाला कि ना हम तुम्हें देंगे ना तुम्हें देंगे, जो जीतेगा उसको मिलेगा। तो एक बीच का रास्ता जो अनबायस्ड होता है, इसको गोल्डन मीन कहा जाता है। आपको समझ आ रहा है? इस तरीके से कनेक्ट करके स्टोरी से हम पढ़ने वाले हैं ईडियम्स को। तो भाई साहब आपको ये सारी चीजें कैसे करनी है, देखो ग्रामर भी पढ़ाऊंगा मैं आपको, वोकैबुलरी भी इन तीनों सेक्शन से पढ़ाऊंगा, प्लस ईडियम्स को भी इस तरीके से स्टोरी में कन्वर्ट करके हम सीखेंगे। अब इसके लिए आपको मेरे साथ ज्वाइन कैसे होना है,
पहला तो आप मेरे साथ YouTube पे ज्वाइन हो सकते हो। रोज रात को 8 बजे मेरी क्लास होती है, आराम से जाइए, क्लास को करिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी, सारी चीजें ऑलरेडी आपके सामने होंगी। दूसरा, अब हम क्वेश्चंस कैसे कर सकते हैं और इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस हम कैसे कर सकते हैं। क्या करना है, आपको lab.live लिखना है। गूगल पे आप लिखोगे lab.live, वहां पे ये ऐसा एप्लीकेशन खुल जाएगा। यहां पे आप देखोगे तो आपको एक नया बैच देखने को मिलेगा। वो कौन सा बैच है बेटा? ये नया बैच जो लॉन्च हुआ है, मेजरली फाउंडेशन वालों के लिए भी लॉन्च हुआ है, वो है अर्जुन बैच। कौन सा बैच है? अर्जुन बैच। अब ये अर्जुन बैच अभी 1699 का है, लेकिन आप इसको बाय नाउ पे करके अभी क्या कर सकते हो, वैसे तो 1699 का है, आप इसमें थोड़ा सा डिस्काउंट अवेल कर सकते हो। आपको यूज करना है, यहां पे मैं लिख के दिखा रहा हूं आपको, सीधा यहां पे कूपन कोड लिखने के लिए आएगा। आप L लिखिए, आप A लिखिए, B लिखिए और फिर आप लिखिए 135, और जैसे ही आप एंटर करेंगे, अप्लाई करेंगे, ये 1665 का हो गया, यानी 2% एक्स्ट्रा ऑफ आप यहीं से अवेल कर सकते हो। तो इस तरीके से हम ऐप के अंदर भी ढेर सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। जितने क्वेश्चंस आपको मैंने बोले हैं 150 से 200, उससे ज्यादा ही क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगा, कम नहीं कराऊंगा। साथ में यूट्यूब पे तो प्रैक्टिस चलती ही रहेगी। तो इस तरीके से श्योर शॉट रखिए कि आपकी चीजें एकदम एक बार में ही क्वालिफाई करने लायक होनी चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं, क्योंकि ऐसी जानकारी वाली चीजें आपको जरूर मिलनी चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।